जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में रूबरू कराएंगे जिनकी चर्चा अगर तैराकी में की जाती है तो सबसे पहले उनका नाम आता है। अपने बिंद, अपने प्रदेश, अपने देश के एक ऐसे गांव से। आप जानते हैं उस गांव का ऐसा नाम है कि जिसको लगाए बिना कोई रस्म पूरी नहीं होती, यानी कोई शुभ काम नहीं होता है। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के बड़ी हरदी का। हरदी का जिक्र आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे महापुरुष का नाम आता है जिन्होंने तैराकी के क्षेत्र में अपने गांव, अपने समाज, अपने ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना एक मुकाम हासिल किए हैं। और उनके बताए पद चिन्हों पर, उनके अनुभव के आधार पर इस गांव के बहुत सारे लोग, जो हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन 150 से अधिक लोग तैराकी के क्षेत्र में अपना मुकाम राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर चुके हैं। और उस तैराकी खेल की बदौलत कुछ लोग नौकरी भी कर रहे हैं। और आज हम उसी गांव आए हैं और सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई है कैप्टन बजरंगी प्रसाद शुक्ल जी के भतीजे से। तो आइए हम उनसे ही चर्चा करेंगे, उनसे ही बात करेंगे कि वो उनके जीवन के अधिक निकट रहे हैं तो उनका नौकरी के समय या जब अपने सर्विस से यहाँ आते थे तब कैसे रहते थे, कब उनका रुझान हुआ इस क्षेत्र में, कैसे दिनचर्या रहती थी। सबसे पहले सभी दर्शकों का नमस्कार। शुक्ला जी, आपका सादर प्रणाम, सादर नमन। आपसे हम रूबरू हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार। जीवन और उनके कृतित्व के बारे में बहुत सारी चर्चा यदि होती थी तो वो शायद मुझसे होती। जी जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ शेयर की हों, आप नज़दीक रहे और उस क्षेत्र में भी, तो उनका रुझान हम ये जानना चाहेंगे कि पहले कि उनका जन्म लगभग कब हुआ था। उनका जन्म 1927 मार्च में जी हुआ था, 9 मार्च 1927 को। जी। उसके बाद कब वो अपने नौकरी में गए? उसके बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही यहाँ तत्कालीन रीवा रियासत की फौज में सर्विस कर लिया था। अच्छा। और इसके बाद जी 48 में जब विंध्य रियासत का विलय हो गया तो उन्होंने अप्लाई किया यहाँ रीवा में, रीवा की जो पुलिस थी उसके लिए जी। और उनका ASI में सिलेक्शन हुआ। लेकिन उनका ये था खुद का, माने वो बताते थे कि यहाँ की जो तत्कालीन यहाँ व्यवस्था रही हो, जो हमें नहीं याद है, और ये बताते थे कि जब चयन हुआ उन्होंने कहा कि आपको हम SI पद देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं SI नहीं लूँगा, मैं सर्किल, उस जमाने में सर्किल का पद होता था। उन्होंने कहा कि हमको आप सर्किल का पद देंगे तो हम नौकरी करेंगे। खैर उन लोगों ने इनकी बात नहीं रखी तो इनने कहा कि फिर हम आपके यहाँ जॉब नहीं करते। यहाँ TRS कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर का पद भी निकला था, उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन इसी बीच रुड़की यूनिवर्सिटी में भी एडवर्टाइजमेंट हुआ था। तो उस एडवर्टाइजमेंट के परिप्रेक्ष्य में इंटरव्यू देने को रुड़की गए। वहाँ जा रहे थे तो देखा कि फौज के एक ग्राउंड में कुछ परेड सी हो रही थी और बहुत सारे यूथ खड़े हुए थे। तो उसको देखने लगे और देखते हुए ये ऑब्जर्व किया यहाँ तो सिलेक्शन हो रहा है जी फौज का। तो उनने कहा कि क्यों ना हम अपना भाग्य आजमा लें। तो वहाँ आजमा लिया। तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया।
तो फिर रुड़की यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ऑफिसर का इंटरव्यू देने ही नहीं गए, वहाँ ज्वाइन ये भी एक इत्तेफाक था किया। कि किसी काम के लिए गए और उसके पहले जाना इधर था, इसीलिए तो कहते भाग्य किस्मत किधर ले जाती है, आदमी ताहीं न जाए ताहीं पर ताहीं तहाँ ले जाए, तो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। सब खेल खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, बास्केटबॉल भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे और स्विमिंग पूल भी जाते थे, क्योंकि वहाँ रुड़की यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा पूल था जी जो, क्योंकि फौजी कैंपस में पूल नहीं था तो उस समय फौज वालों ने परमिशन ले रखी होगी, तो वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे, तो वहाँ भी जाते थे। तो एक दिन ऐसा वो बताते थे जी कि क्यों फिर हम स्विमिंग की ओर गए। यानी सब खेल के साथ विशेष रुझान उनका स्विमिंग की ओर कैसे गया? हाँ, कैसे गया, इस पर वो चर्चा करते थे। कहते थे कि मैं सब खेलों में भाग लेता था और अपने जोन तक जाता था, जी लेकिन वही था कि आगे नेशन के लिए नहीं हो पाता था। नहीं हो पाता। एक दिन बोले कि हम हॉकी खेल के, और ये हुआ जब टाइम हो रहा है उसका स्विमिंग का, तो वहाँ जाने लगे, लेकिन हॉकी में कुछ टाइम ज़्यादा यूज हो चुका था। वहाँ जब पहुँचे तो इनका कोच बड़ा नाराज हुआ कि तुम हमेशा ही लेट आते हो और अब तो तुम्हारे लेट होने का टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, कभी 5 मिनट लेट होते थे तो चल जाता था, अब बताओ तुम आज आधा घंटा लेट आए हो, तो तुम तय कर लो कि तुम खेलना क्या चाहते हो। तो ये खेल खेलो, सब खेलोगे तो तुम अपना कैरियर कभी बना नहीं पाओगे। तो बाकी खेल में वो हॉकी में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में और बास्केटबॉल में वो अपने जोन स्तर तक सेलेक्ट होते थे जी। स्विमिंग में नहीं जा पाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए साहब कौन सा खेल हम वो कर लें। बोले नहीं, तुम्हारी जिसमें सर्वाधिक रुचि हो, हाँ, जिसके लिए तुम सबसे ज़्यादा अपने को फिट पाते हो, तो वो खेल चुनो। तो इनने कहा कि मैंने उनको बताया कोच कि यदि आप कोई गाइड नहीं कर रहे तो हम तो ये मानते हैं कि बाकी में तो हम कुछ जानते हैं, क्योंकि हम जोन तक सेलेक्ट हो चुके हैं, इसी में नहीं गए। तो बाकी उनका परिश्रम में बड़ा भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि परिश्रम हम करेंगे तो किसी भी खेल में हम आगे निकल सकते हैं। तो क्यों ना हम स्विमिंग ही सीखें, एक माने एकाग्र हो। तो कोच ने कहा कि ठीक है, एम बस तुमको स्विमिंग में ही रुचि है तो स्विमिंग की तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलर रहो, बस वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उनने बाकी खेल को किनारे कर दिया। फिर सामान्य शौक के लिए कभी टाइम रहे, खाली डेज रहे तो भले खेल लें, लेकिन स्विमिंग को उन्हें अपने मुख्य खेल को जो है उन्होंने तैराकी को अपनाया। और स्विमिंग में भी डाइविंग सबसे कम आती थी जी। तो उन्होंने कहा कि हम डाइविंग को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखें जी। और हो गया, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। और अपने हिम्मत के बल पर उन्होंने वो फील्ड चुना। जबकि उस समय कोच भी जो उनके थे ये बताते थे कि बड़े सिंपल किस्म के कोच थे, जिनको खुद भी कम जानकारियाँ थी, क्योंकि उस लेवल का माने नेशन स्तर तक में जो मानदंड थे उस लेवल के लिए न तो सुविधाएं थी, न कुछ थी, न वैसे कोच जी। तो उनने बुक्स ले करके जी, जो तत्कालीन स्थितियों में बुक उपलब्ध थी, इंग्लिश मीडियम में थी, हालांकि वो 7वीं तक पढ़ के गए थे जी। लेकिन वहाँ उन्हें अपना एकेडमिक भी बढ़ाया जी, मैंने हाई स्कूल कहा, फिर ग्रेजुएशन भी किया इसीलिए, और साथ ही साथ वो किताबें पढ़ करके, और जहाँ जैसा जो बताया जाता था, जो इक्विपमेंट चाहिए होते थे अपनी तनख्वाह से परचेज करके, उन्होंने अपने को विकसित किया। उसमें निस्संदेह उनके कोच, उनके अन्य जो कमांडर थे जी, उनका भी, क्योंकि जब उनका भी सही लड़के सेलेक्ट होने लगते हैं तो उन्हें बहुत प्रेफरेंस मिलता है फौज जी। जब वो ऊंचाई तक नेशन उस टीम में सेलेक्ट होने लगे तो उन्हें बताते थे कि रेलवे वगैरह से, उसमें रेलवे का भी बड़ा इम्पोर्टेंस था जी, सैलरी की दृष्टि से। तो रेलवे ने भी ऑफर किया, उन्होंने साफ कहा कि मैं देश के लिए हमको जो कुछ दिया है वो भारतीय फौज ने दिया। आज जहाँ तब तो अपन जी जी, इसलिए अब हम अंतिम क्षण तक जो कुछ करेंगे, नौकरी करेंगे तो देश की सेना ने हमको ये दिया, फौज के लिए करेंगे, अन्यथा फिर जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो अपने गांव घर में रहेंगे। और जब उनके
इस दृढ़ निश्चय से जी उन्होंने स्विमिंग में तत्कालीन स्थितियों में एशियन गेम में जी। चैंपियनशिप अर्जित की, 3.5 समरसाल्ट लगा करके, और उस समय का रिकॉर्ड कायम किया। जी ओलंपिक में भी उनका सिलेक्शन हुआ, जी लेकिन उस समय देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हर खेल में खिलाड़ियों को भेजा जा सके। तो इवन डॉक्टर सैमली साहब ने जो उनका लोगों का प्रदर्शन किया था, एक अमेरिकन कोच आए थे जी जी ओलंपिक में सिलेक्शन के लिए, जी तो सैमली साहब ने रिकमेंड भी किया था कि जो इनकी बनियानी का नंबर था, जी। इस लड़के को यदि आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका भेज दें 6 महीने के लिए, तो मैं ये दावा करता हूँ कि चाहे गोल्ड ले आएँ, चाहे रजत ले आए और चाहे कांस्य, लेकिन कोई न कोई मेडल हिंदुस्तान को। और ये उल्लेखनीय घटनाक्रम हम इसलिए और बताना चाहेंगे इस संदर्भ में कि जब वो राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार लेने जा रहे थे, किनके हाथों से मिला था उनको पुरस्कार? डॉक्टर रावत को जब वो उठे जी तो कुछ कानाफूसी लोग कर रहे थे जी कि जब तक ये खेलेंगे, जी स्विमिंग के फील्ड में रहेंगे, तब तक हम लोगों का कभी नंबर ना लगेगा। ऐसी बात उनने सुनी और उसी दिन तय कर लिया आ करके, और उन्होंने कह दिया उसको लेने के बाद, पुरस्कार लेने के बाद, कि उन लोगों से कहा जिन लोगों से कानाफूसी सुनी थी जी कि यद्यपि आप लोगों की गलत फहमी है कि मैं कोई का रास्ता रोके हूँ, फिर भी यदि मेरे रुक जाने से आपको अवसर मिलता है जी तो मैं आज के बाद अब नहीं। वो रिटायरमेंट के बाद इस गांव में आए तो उन्हें एक नाले का घाट कुछ चौड़ा था, क्योंकि राम सागर का पानी सींच, आज तक सींचने के संसाधन विकसित हो गए थे, तो लोग उसको सींच के सुखा देते थे। तो उनने उस नाले में अर्दन डैम बनाया, मिट्टी का एक छोटा सा बांध बनाया, और कि 6 फुट पानी रहे, 6 फुट से कम रहे कि बच्चे कोई डूबे ना। और अपने ही खेत में मिट्टी से ईंट बनवाई, और 2 किनारे उनके 10-10 फुट अपनी कच्ची माने ईंट पकाई हुई ईंट को कच्चे गारे से जोड़ के बनाते हैं, और उसी घाट से एक घाट से दूसरे घाट तक बच्चों को तैराकी सिखाने लगे। और 3 साल के अंदर यहाँ से 2 लड़के पहली बार सेलेक्ट हुए स्टेट से। तो आजकल हम तो ये कह रहे हैं कि जो अकादमिक परिप्रेक्ष्य में है, यहाँ से लड़के क्या उनका स्टेट से आगे भी गए हैं क्या? स्टेट से आगे नेशन तक, तो वो तो मैं पहले दफे की बात बता। अच्छा, शुरुआती जब वो आए लगा माने ये जैसे उन्होंने 84 में स्टार्ट किया और 86 में 84, 85, 86 तीसरे साल यहाँ से 2 लड़के जी स्टेट के लिए सेलेक्ट, 2 लड़के और 1 लड़की। जी इसके बाद तो लगातार स्टेट में जाते रहे, 90 से तांता जैसे लग गया बच्चों में, 90 से जुनून तो आ गया। लड़के नेशन तक जाने लगे, जी और वो संख्या थी 1-2। जी 93 के बैच में 7 लड़के सेलेक्ट हुए नेशनल के। बड़ी उपलब्धि है ये कि और किसी एक उसके गांव बाद से कभी भी फिर 7 से कम नहीं हुए, 12 तक लगातार। किसी एक गांव से 7 बच्चों का चयन एक साथ नेशनल के लिए होना अपने आप में 2002 में तो 13 बच्चे कि उनके इस कार्य के लिए घर से कभी विरोध होता था कि उनको प्रोत्साहन मिलता था, जैसे तैराकी में जाते थे तब, या कि जब वो आने के बाद वो सिखाने लगे तो कोई ये बोलते थे कि तुम घर का काम नहीं कर रहे हो और इसमें कर रहे हो। नहीं, उनका तो क्या किसी इतना ऊंचा था जी कि कभी हम लोगों के ग्रामीण कल्चर में ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि अच्छे कार्य का कोई घर वाला विरोध करे। जी जी मैंने सुबह हमारी बड़ी दीदी जो थी जी सुबह 6 बजे उनके लिए 2 ठो पराठा और चाय, ये उनका जो फौजी सिस्टम था वो तैयार, यानी उनकी दिनचर्या उसी तरह यहाँ भी थी जैसे वो अपने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते थे, चाहे वो उनका एक एक पल हो, एक एक जो चीज़ें उन्होंने सीखी वो अपने क्षेत्र के लोगों को देना, विद्यालय के लिए देना, समाज के लिए देना। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए हम लोग बार बार नमन करेंगे, और ऐसे व्यक्तित्व पूजनीय होते हैं, समाज, देश और क्षेत्र के लिए आदरणीय होते हैं। चैनल के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक, जो भी श्रोता उनके बारे में ये जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस हुनर का फ़ायदा उठाएं और एक बिना संसाधन के, एक जो कहते हैं कि जिले का गांव
पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहा है। यहाँ के खिलाड़ी अपने क्षेत्र का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे ही अगर लोग हिम्मत करें, मेहनत करें तो कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। एक बघेली में कहावत है कि घन घसे से कुल्हिया हो जब नगद घसैया हो। निस्संदेह इसका तो वो प्रमाण थे जीवंत रूप से। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके इस प्रेरक व्यक्तित्व के चलते इस गांव का रिजल्ट 93 में 2% था हाई स्कूल जी। और यहाँ के पूरे अकादमिक विभाग ने वो प्रेरणा पाई कि ज़्यादा टाइम नहीं, केवल 1 साल बाद यानी 94 में ही यहाँ का रिजल्ट 55% हो गया। और फिर कभी भी रिजल्ट जो प्रदेश का औसत होता था उससे कम नहीं रहा इस ग्रामीण अंचल से। और यानी यहाँ का शिक्षा स्तर भी उच्च स्तरीय है। और ये सब जैसे कहते हैं कि प्रेरणा अगर कोई देने वाला होता है तो प्रेरणा को ग्रहण करने वाले लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं कि अगर उसको एडॉप्ट करते हैं सही तरीके से तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो एक बार फिर से हम उनकी इस प्रतिभा को नमन करते हैं, उनकी इस प्रतिभा को सलाम करते हैं और आप लोगों को और लोगों से फिर हम अगले एपिसोड में फिर से बात कराएंगे उनके और व्यक्तित्व के बारे में। एक